चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 65 इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 35 देन द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज। भाई देखिए, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता आपके लिए। मतलब एसएससी वालों ने आपके साथ मजाक कर दिया। ये समझ लीजिए कि आपको एक नंबर फ्री कर दे दिया। भाई आपसे कह रहे हैं कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 65 है। यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो लड़कों की कुल संख्या तथा लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात आपको बताना है क्या होगा। अब आप बताइए, इससे इजी क्या हो सकता है आपके लिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिए। आपको पता है टोटल नंबर किससे बनते हैं? बॉयज प्लस गर्ल्स से। तो बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हैं? 65 है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है? 35 है। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? तो 65 में से 35 माइनस कर दीजिए तो 30 हो जाएगा। ठीक। और उन्होंने क्या बोला है कि बॉयज का गर्ल्स के नंबर से रेशियो बताना है, यानी कि लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात बताना है। कितना सिंपल है भाई, लड़कों की संख्या का अनुपात आपको लड़कियों की संख्या से बताना है। लड़के 30 हैं, लड़कियां कितनी हैं? 35 है। 5 से भाग जाएगा 6 बार, 5 से भाग जाएगा 7 बार, तो 6 अनुपात 7 का अनुपात आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, इस ऑप्शन में दिया है भाई आपको, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा 6 अनुपात 7। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 5 raised to power 70 plus 7 raised to power 70 by 74। जब 5 की घात 70 प्लस 7 की घात 70 को 74 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या है? देखिए इसके लिए हम आपको 3 चीजें समझाएंगे, वो समझना आपको बहुत जरूरी है, उसके बाद ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे। देखिए नंबर पहली चीज क्या है? तो आपको एक फॉर्मूला पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूले के माध्यम से ये कह सकते हैं कि यदि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगी, कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगी। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इक्वल टू क्या है? ऑड, यानी कि विषम। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाला कि a की पावर n प्लस b की पावर n ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इक्वल टू ऑड। ऑड मतलब विषम। ठीक है। दूसरा देखिए, सेकंड में क्या हो सकता है भाई? तो सेकंड की पॉसिबिलिटी हो, देखिए जैसे हमने बोला a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे सर a माइनस b ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 a माइनस b से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि a की पावर n माइनस b की पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a माइनस b व्हेन n इक्वल टू क्या है? ऑड। जब n कैसा है? विषम। जब n कैसा है? विषम। ठीक है। साथ ही थर्ड देख लीजिए, थर्ड हम क्या कह सकते हैं? अगर हम इसको ऐसा लिखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर ये a प्लस बी इंटू क्या होता है? a माइनस बी होता है। तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी कि हम कह सकते हैं कि a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा a प्लस बी ऑब्लिक a माइनस b, मतलब इन दोनों में से किसी भी एक से डिवाइड होगा। जब या दोनों से भी डिवाइड होता है जब n क्या होगा? जब n क्या होगा? इवन। जब n क्या होगा? सम होगा। ठीक है, जब n क्या होगा? सम। तो अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे आपका ये क्वेश्चन तैयार होगा। किस तरीके से होगा? तो देखिए यहाँ पर
ए और बी की पावर सेम है, n 70 70 है, लेकिन समस्या ये है कि अगर हम यहाँ पर लिखेंगे ये a प्लस बी यानी कि 7 5 12 से डिवाइड होगा, तो 12 से तो कुछ नहीं रहे, ये बोले 74 से विभाजित किया जाता है, तब प्राप्त शेष पर बताएं क्या है। जब आप 74 से इसको डिवाइड करेंगे तब आपको रिमाइंडर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे इसके लिए, देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 5 की पावर कितनी है, तो आप कहेंगे सर 70 प्लस 7 की पावर कितनी है, तो आप कहेंगे सर 70। ठीक है, 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70। अब हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की होल पावर 35। बात देखिए 70 होगा, इसी प्रकार 7 की पावर 2 उसकी होल पावर 35, तो ये भी 70 ही रहेगा। 5 की पावर 2 मतलब 25 की होल पावर 35 प्लस ये 49 की होल पावर 35 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब आप देखिए ये बन गया आपका ऑड पावर है कि नहीं, a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां n क्या है ऑड, जहां n क्या है ऑड है विषम है, तो ये a प्लस b से डिवाइड होगा कि नहीं, a प्लस b से डिवाइड होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम इसको कंपेयर करें कि ये a की पावर n प्लस b की पावर n है, जहां n क्या है ऑड है विषम है, n क्या है विषम है, तो हम कह सकते हैं कि ये किससे डिवाइड होगा, ये पूरा नंबर a प्लस b से डिवाइड होगा। ये किससे डिवाइड होगा, a प्लस b से डिवाइड होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है, किससे डिवाइड होगा, a प्लस b से डिवाइड होगा। तो अगर ये बेटा a प्लस b से डिवाइड होगा तो a की वैल्यू कितनी 25, b की वैल्यू कितनी 49। जरा आप ऐड करिए कितना मिल रहा है आपको 74 मिल रहा है कि नहीं। 9 5 14 की 4 हासिल में 1, तो कितना मिल गया 74। मतलब ये नंबर कंप्लीटली 74 से डिवाइड होगा। अगर ये 74 से डिवाइड होगा तो आपसे बोल क्या रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई जब 5 raised to power 70 प्लस 7 raised to power 70 को 74 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर बताइए। अगर ये 74 से कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या देगा, तो आप कहेंगे सर ये रिमाइंडर हमको 0 देगा, क्या देगा भाई 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात, सिंपल है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ लिखा है कि ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 60% above the cost price and allows a discount of 25%. What is his gain percent? एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो कितना 60% बढ़ा कर रखा। मीन्स है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु हम 100 रुपए की खरीद कर लाते हैं, जितनी की 100 रुपए की लेकर आते हैं, तो हमने उसमें 60% अधिक यानी कि 100 का 60% 60 160 रुपए का टैग लगाया। अगर हम एक दुकानदार हैं और हम कोई चीज 100 रुपए की अपने होलसेलर से लेकर आते हैं तो हमने उसमें क्या कर दिया 160 रुपए का टैग लगा दिया। अब जब कोई परचेज करने हमसे आता है, कोई खरीदने हमसे आता है, तो हमने क्या किया उस पर डिस्काउंट रखा है 25% का, यानी कि वो 160 पर हम उसका 25% निकालकर माइनस करेंगे, यानी कि 160 का 75% में हम उसको बेचेंगे। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हमें प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा। तो सबसे पहले जिस प्रकार आपको बताया गया ऐसे ही आपको एज्यूम करना है कि क्रय मूल्य कितना है, तो आपको क्रय मूल्य यहाँ पर मानना है, आपको उस वस्तु का क्रय मूल्य मानना है कितना है 100 है। अब इस पर आपने कितना अधिक अंकित किया, तो आपने 60% अधिक अंकित किया, यानी कि आपका अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस MRP, अगर हम अंकित मूल्य की बात करें कि अंकित मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे सर 160। 100 रुपए की चीज को आपने 160 रुपए का टैग लगा रखा है। अब 160 रुपए पर आप क्या कर रहे हैं 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं। आप डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं 25% का आप डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो यानी कि 160 के 75% में आपने बेचा होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 160 का 75% निकाल देंगे, 160 का निकाल देंगे 75%,
160 75% मतलब होता है बेटा 3/4, तो 4 से ये 40 बार कटेगा, 40 का मल्टीप्लाई 3 से तो 120। यानी कि जब आप डिस्काउंट देकर किसी चीज को बेचते हैं तो वो क्या होगा आपके लिए, वो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि एसपी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 120 क्या है, विक्रय मूल्य। अब आपके पास विक्रय मूल्य आ गया कितना, तो आप कहेंगे सर 120 रुपए। क्रय मूल्य कितना था, तो आप कहेंगे 100 रुपए। भाई आप बताइए, अगर आप 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हो रहा है आपको, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। और लाभ किस पर हो रहा है, 100 रुपए पर। तो 100 पर 20 का लाभ मतलब 20% का लाभ, 100 पर 10 का लाभ मतलब 10% का लाभ। तो यहाँ से बात समझ में आ गई कि प्रॉफिट परसेंट भी कितना है, लाभ प्रतिशत कितना है, गेन परसेंट कितना है। तो आप कहिए सर 20%। कितना है, 20%। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो आप देख लीजिए भाई ऑप्शन, तो 20% दिया है ऑप्शन आपको डी में। तो ऑप्शन डी जो है बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको समझ में आ गई। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, By what number must the give number या given number be multiplied to increase the number by 25%? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दी गई संख्या को 25% बढ़ाने के लिए उसमें किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। दी गई संख्या को 25% बढ़ाने के लिए इसमें किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 25% बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो आप 25% को लिख लीजिए भाई। 25% होता है 1/4। मतलब आप ऐसा मान के चलेंगे कि जो हमारी संख्या है वो कितनी है, 4 है, और आप उसको कितना बढ़ाना चाह रहे हैं, 1 बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि 1 जो है वो 4 का 25% होता है। तो 1 जो है वो 4 का, यानी कि 1 जो है वो 4 का 25% होता है। तो इसका मतलब आप 4 को 1 बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/4 से। 4 में प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5/4। मतलब अगर कोई संख्या आपके पास है और उसको आप 25% बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसको आप 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 5/4, 5/4। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है। या फिर आप ऐसे कि आपके पास एक संख्या है 100, एक संख्या क्या है 100। अब आप उसको, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब सेकंड देख लीजिए आप। आपके पास एक संख्या है 100, अब आप इसको 25% बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब आप इसको कितना कर देंगे, आप इसको कर देंगे 125। आपने कितना बढ़ा दिया भाई इसको, तो आप कहेंगे सर 25% बढ़ा दिया तो 125 हो जाएगी। तो आपको 100 में कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो 125 हो जाए। तो आप 125 और 100 का अनुपात तैयार कर दीजिए। तो ये 25 चौके और 25 पंजे, यानी कि 5/4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखिए, अगर हमारे पास संख्या 100 थी और इसका 5/4 निकालते तो देखिए 125 आता है कि नहीं। 4 से 25 बार, 25 का मल्टीप्लाई 5 से, तो कितना हो गया, 125 आया कि नहीं। तो मतलब बढ़ाने के बाद जो संख्या मिलेगी उसका मूल संख्या से आप अनुपात तैयार कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन है, कौन सा भिन्न है, जिससे आप मल्टीप्लाई करें और संख्या 125 बढ़ जाए। सबसे सिंपल तरीका ये है कि 25% को आप क्या करिए, भिन्न के रूप में लिखिए, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए। आपने जैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा तो आप संख्या मान लीजिए 4 है, आप उसको 1 बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि 5/4 उसको आप कर देंगे, 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, यहाँ लिखा हुआ है the following table shows the items of expenditure of a company in lakh per annum from 2015 to 2019। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में वर्ष 2015 से 2019 के दौरान एक कंपनी द्वारा विभिन्न मदों पर व्यय प्रति वर्ष लाख रुपए में दर्शाती है। ठीक है, मतलब एक कंपनी ने 2015 से 2019 तक अलग अलग चीजों पर जो लाख रुपए में खर्च किया वो आपको एक टेबल में दिया हुआ है। 2015, 16, 17, 18, 19 तक ही गया हुआ है। सैलरी 400 लाख, 300 लाख, 325 लाख, 350 लाख, 250 लाख है। फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च किया तो 140 लाख, 125 लाख, 100 लाख,
90 लाख। बोनस पर कितना खर्च किया तो वो आपको दिया है क्रमबद्ध तरीके से 15 से लेकर 19 तक। इंटरेस्ट और लोन पर इंटरेस्ट पर कितना खर्च किया तो वो सारी चीजें दी हैं। टैक्सेस पर कितना खर्च किया, कर पर कितना खर्च किया तो वो सारी चीजें दी हैं 15 से 19 तक। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज अमाउंट, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर व्हिच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस अवधि के दौरान कंपनी द्वारा प्रति वर्ष भुगतान किए गए ब्याज की औसत धनराशि कितनी है। ब्याज की औसत धनराशि कितनी है ये आपको बताना है। तो बताइए कंपनी ने कितना ब्याज, ब्याज मतलब इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स, तो ये आपको क्या है ब्याज। कंपनी ने 2015, 16, 17, 18, 19 तक कितना कितना ब्याज पर खर्च किया लाख में वो दिया है, उसका आपको औसत बताना है कि औसत लगभग हर साल उसने कितना ब्याज पर क्या किया, खर्च किया। ब्याज की औसत धनराशि क्या थी वो आपको बतानी है। तो अब आप क्या करेंगे, आप 2015 में उसने 45 लाख, 2016 में 35 लाख, 2017 में 40 लाख, 2018 में 30 लाख, 2019 में 23.5 लाख। ये कंपनी के क्या है, ब्याज पर की गई धनराशि, खर्च की गई धनराशि, ब्याज पर देने वाली धनराशि। इसका औसत बताना है तो ये कितने साल की बात कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 साल की बात कर रहे हैं। तो टोटल ब्याज आप जोड़कर उसमें 5 से भाग लगा दें तो हर साल मतलब एवरेजन यानी कि औसतन वो कितनी धनराशि खर्च करता है ब्याज पर वो निकल कर आ जाएगी कंपनी का। तो चलिए इन सबको ऐड कर देते हैं, ये दशमलव तो 5 हो जाएगा, ये 3, 5, 10, 3, 13 की 3 हासिल में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16 और 1, 17, कितना हो गया ये 17। अब आप इसको किससे भाग लगा दीजिए 5 से, क्योंकि 5 साल की बात कर रहे हैं, 2015 से लेकर 19 तक टोटल 5 साल है। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4, 3, 7, 4, 11, 3, 14, 2, 16, 1, 17, 5 से भाग लगाया तो आप कहेंगे सर 5 3 15, 2 बचेगा, 23 हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, तो 34.7 लाख, 34.7 लाख उसका औसत जो है ब्याज पर खर्च होती है धनराशि, औसतन हर साल। तो आंसर क्या दिया आपको 34.7, तो 34.7 ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी जो है बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यहाँ कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose sides are 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। ये भी देखिए इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगना है, आप देखते ही से आंसर दे सकते हैं। यानी कि एसएससी ने फिर से आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया कि आप अपना समय बचाएं और तुरंत आगे बढ़ जाएं। भाई आपको दिख रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और अगर 5 होती हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर आपको जो त्रिभुज दिया है वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, उसका हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 कर्ण है, 4 आधार में ले लीजिए तो लंब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी कि एरिया अगर आपको निकालना है तो एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 2 से ये 2 बार यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 6, और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में दिया है आपको, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में जो आपका समय बचाते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चनों में समय जाता है तो उनका समय हमें यूटिलाइज करना है। जो क्वेश्चन इजी है उनको आप देखते ही सॉल्व करें और आंसर लगाएं। अब आपको दिख रहा था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 4 की 12, 12 का आधा 6, तुरंत आप आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, डायरेक्शन 12 to 30 यानी कि 12 और 13 दो क्वेश्चन है। The following table shows the percentage distribution of the population of 5 states
A, B, C, D and E on the basis of the poverty line and also on the basis of sex. Study the table and answer the questions. निम्नलिखित तालिका 5 राज्यों A, B, C, D, E की जनसंख्या के प्रतिशत विवरण का गरीबी रेखा, प्रतिशत सही कर लेना है यहाँ पर, प्रतिशत सही लिख लेना है यहाँ से, प्रतिशत विवरण का गरीबी रेखा तथा लिंग के आधार पर दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें एवं दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। अब देखिए भाई, इन्होंने क्या दिया है, इस तालिका को समझे, इस टेबल को समझे। यहाँ पर दिया है स्टेट, कौन कौन से, A, B, C, D, E, 5 राज्य दिए हैं, ठीक है। अब 5 राज्य दिए, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत दिया है। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे 15% लोग रहते हैं, तो राज्य बी में गरीबी रेखा से नीचे 25% लोग रहते हैं। राज्य सी में 19% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। 35% लोग राज्य डी में गरीबी रेखा के नीचे हैं और राज्य ई में 24% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। यानी कि अगर राज्य ए में 15% गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गरीबी रेखा के ऊपर कितने होंगे, 85%। इसी प्रकार यदि स्टेट बी यानी कि राज्य बी की अगर हम बात करें तो 25% लोग यदि गरीबी रेखा के नीचे हैं तो 75% लोग गरीबी रेखा के ऊपर होंगे, ठीक। साथ ही आपको क्या दिया है, प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल्स, पुरुषों का और महिलाओं का अनुपात दिया है। कैसा दिया है, बिलो पॉवर्टी लाइंस मेल्स एंड फीमेल, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या राज्य ए में अनुपात में 5:3, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे यदि 5 पुरुष गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं तो 3 महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसी प्रकार एबव पॉवर्टी लाइंस मेल्स एंड फीमेल्स का रेशियो भी दिया है, मतलब गरीबी रेखा के ऊपर 4% आदमी है तो 4% 4 आदमी अगर गरीबी रेखा के ऊपर है तो 3 महिलाएं गरीबी रेखा के ऊपर है। तो इस तरीके से ही रेशियो दिया है। क्लियर होने बात। और ये हमने केवल राज्य ए के बारे में बताया। इसी प्रकार राज्य बी, सी, डी, ई का दिया हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है if the population of males below the poverty line for state C is 3 million, then what is the total population of state C? इन्होंने बोला है यदि राज्य सी में गरीबी रेखा के से नीचे पुरुष जनसंख्या 3 मिलियन है, गरीबी रेखा से नीचे पुरुष जनसंख्या 3 मिलियन है, किसमें, राज्य सी में, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या क्या होगी आपको बतानी है। अब आप बताइए, राज्य सी की बात कर रहे हैं, ये राज्य सी, राज्य सी में गरीबी रेखा के नीचे टोटल कितने लोग हैं, 19%। कितने लोग हैं टोटल, 19%। अब 19% में गरीबी रेखा के नीचे पुरुष और महिला का जो रेशियो वो कितना है, तो 3:2 का रेशियो है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर गरीबी रेखा के नीचे आदमी और औरतों की जो संख्या का अनुपात है वो 3:2 का अनुपात है, किसमें, स्टेट सी में, किसमें, स्टेट सी में है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि राज्य सी में पुरुष जो है वो 3 मिलियन है जो गरीबी रेखा के नीचे है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 3 मिलियन के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी भाई, 3 मिलियन के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर 3 मिलियन के बराबर आ गई 3 यूनिट की वैल्यू, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 मिलियन के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे टोटल कितने रहते हैं भाई राज्य सी में, तो गरीबी रेखा के नीचे टोटल 5 लोग रहते हैं, 3 पुरुष और 2 महिलाएं। तो यानी कि टोटल कितना, 5 मिलियन लोग जो है स्टेट सी में गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। और जबकि इन्होंने कितना बोला, इन्होंने बोला कि भाई 19% रहते हैं, कितने रहते हैं, 19% गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं राज्य सी में। तो हम कह सकते हैं कि ये 19% की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर 19% की वैल्यू जो है वो है 5 मिलियन के बराबर। इसके बराबर 5 मिलियन के बराबर, 5 मिलियन के बराबर गरीबी रेखा के नीचे 19% यानी कि 5 मिलियन के बराबर है। तो गरीबी रेखा के नीचे अगर स्टेट सी में 19% है यानी कि उनकी संख्या कितनी है, 5 मिलियन है, तो हर राज्य की संख्या अपने आप में 100% होगी भाई। 19% बाकी जो बचा 81% वो क्या होगा, गरीबी रेखा के ऊपर होगा। तो 1% क्या होगा राज्य, 1% क्या होगा राज्य सी का,
5/19 होगा। तो राजसी का 100% कितना होगा, तो आप 100% निकाल दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपको 500 को डिवाइड करना है किससे, 19 से। ठीक है, 500 को 19 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है राजसी की। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें 500 को डिवाइड करना है किससे, 19 से। तो आप कहेंगे सर 19 दूनी 38 होगा, 38 होगा तो 1220 हो जाएगा। तो देखिए 2 कहाँ आ रहा है, तो 2 तो सभी में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए सभी के सेकंड डिजिट जो है वो अलग अलग है, 3 दिया, 5 दिया, 6 दिया और 4 दिया। तो अब आप देख लीजिए कि कितने टाइम ये कैंसिल हो रहा है। तो 19 पंजे कितना होता है, 95 होता है। तो 19 छिक्के बार इसका भाग जाएगा, तो 19 छिक्के अगर आप करते हैं, देखिए आप 9 छिक 54 की 4, हासिल में 5 आएगा और 6 कम 6 और 5 11 114 बिल्कुल, यानी कि 26 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। तो इसके बाद आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। केवल आप ये देख लीजिए कि कहाँ तक डिजिट सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्योंकि सभी के सेकंड डिजिट जो है वो अलग अलग है। तो यानी कि 26.319 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है इसकी, राज्य सी की, स्टेट सी की। क्लियर होगी बात? तो इस प्रकार आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए सेम है स्टेटमेंट, तो तारीख आपको वही दी है, 12 और 13 दोनों क्वेश्चन में मिली थी। तो इसका क्वेश्चन रीड कर लीजिए। इफ द मेल पॉपुलेशन above the poverty line for state B is 2.5 million, then what is the total population of state B? सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर पॉवर्टी लाइन से ऊपर का केस दे दिया आपको इस बार। यदि राज्य बी में गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष संख्या 2.5 मिलियन है, तो राज्य बी की कुल संख्या या जनसंख्या क्या है? तो अब हम बात करेंगे राज्य बी की, और गरीबी रेखा के ऊपर एबव द पॉवर्टी लाइन जो रेशियो है मेल टू फीमेल वो कितना है, 2:3 का रेशियो, यानी कि टोटल कितने हैं 5। और यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी दी है, 2.5 मिलियन दी है, 2.5 मिलियन दी है। यानी कि गरीबी रेखा के ऊपर जो पुरुषों की संख्या है वो 2.5 है राज्य बी में, और हमें पता है कि राज्य बी में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात क्या है, 2:3 है। अगर गरीबी रेखा के ऊपर 2 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी है, 3 है। तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 2.5 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 2.5/2 के बराबर। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, यानी कि टोटल गरीबी रेखा के ऊपर कितने लोग हैं, तो यहाँ से आपको निकल आएगा ये 2.5 और 2.5 हो जाएगा। 5 से भाग लगाएंगे, 2 में 2 से भाग लगाएंगे, 5 में 2.5 और 2.5, यानी कि 25 का वर्ग हो जाएगा 625, और 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 6.25 मिलियन। 6.25 मिलियन जो है गरीबी रेखा के ऊपर लोग रहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या पूछा भाई, उन्होंने पूछा कि बी की कुल जनसंख्या कितनी है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर, उन दोनों को मिलाकर आपको बताना है। तो अब आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 25% लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, किसमें, राज्य बी में। तो गरीबी रेखा के ऊपर कितने होंगे, 75% लोग होंगे कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल पॉपुलेशन है स्टेट बी की, राज्य बी की, उसका 75% गरीबी रेखा के ऊपर है, और वो हमने कितना निकाला, 6.25। तो यहाँ से ये मिलियन में आ गया, 1% की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 6.25/75। तो टोटल जनसंख्या कितनी होगी, 100%। तो दोनों तरफ आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। 100 से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 25 से 3 बार और 25 से 25 बार, तो 25/3 आ गया। 25/3 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे 8 × 24, 8 सही 1/3 मिलियन, यानी कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो किसमें है, 8 सही 1/3 मिलियन, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दिया है तो हमने मिक्स्ड में आंसर निकाला। ऑप्शन डी देखिए 8 सही 1/3 मिलियन, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात? इजी है, बहुत ही इजी है, कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में।
बस क्वेश्चन को समझना है, उसका डेटा पकड़ना और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।